तो पार्टिकल फिजिक्स से स्टार्ट करने से पहले ये है कि 24 के जो इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स लास्ट हमने कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चंस देखे थे, प्रीवियस पास पेपर्स के एक दो क्वेश्चंस थे। और एक दिन और हमने उसके साथ एक क्वेश्चन किया था जब टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। तो 24 के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स के। फिर उसके साथ हम नेक्स्ट उसमें क्लास में पार्टिकल फिजिक्स को भी कंप्लीट कर लेंगे ताकि लास्ट वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाए। और फिर उसके बाद जो है वो चैप्टर 1 उसके साथ ऐड करेंगे, फिर फोर्सेस का पूरा सेक्शन उसे एक साथ डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, समर 24 का। और क्वेश्चन पेपर 2 और वेरिएंट 3 से स्टार्ट करें। अ प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट is shown at an instant in time in figure 4.1. R and T are points on the wave. तो यहाँ पर पॉइंट R और T जो है वो वेव पर पॉइंट्स गिवन है। स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स R एंड T। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इन दोनों पॉइंट्स का फेज डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। तो फेज डिफरेंस के लिए अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक पॉइंट हो तो उसका सिर्फ हम फेज फाइंड आउट करते हैं, और अगर दो पॉइंट्स का कंपैरिजन करना हो तो फेज डिफरेंस। जिस तरह यहाँ पर दोनों पॉइंट्स गिवन है तो इनका फेज डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। तो इनका क्या फेज डिफरेंस हो सकता है? 270। 270। क्योंकि यहाँ पर वन वेव कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे टू वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी। और ये जो पॉइंट है 360 के बाद 90 डिग्री पर है नेक्स्ट। तो टोटल इसमें 270। On figure 4.1, draw an arrow on point T at point T to show the direction of the movement of point T at the instant shown। तो पॉइंट टी की आपने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आपने इसकी मूवमेंट को एरो से रिप्रेजेंट करना है। ड्रॉ एन एरो एट पॉइंट टी टू शो द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ टी एट इंस्टेंट शोन। तो अब This टी is a की progressive मूवमेंट wave, right? प्रोग्रेसिव वेव। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव है। ठीक है, तो ये ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल भी मेंशन है और स्टैंडिंग वेव्स नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो इसकी पोजीशन को मार्क करके बताने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। Wouldn't it just follow the wave? अब यहाँ पर अगर आप इसकी कंप्लीट मूवमेंट देखो तो इनिशियली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की तरफ जाएगा, फिर वो डाउनवर्ड आएगा, फिर उसके बाद फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की तरफ जाएगा, फिर डाउनवर्ड, और उसके बाद फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और फिर उसके बाद डाउनवर्ड। और उन्होंने कहा है कि ड्रॉ एन एरो एट पॉइंट टी टू शो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ टी एट द इंस्टेंट शोन। तो यहाँ टी पॉइंट पर आपने बताना है कि इसकी मूवमेंट क्या हो सकती है। ठीक है, तो टी के लिए अगर आप मूवमेंट मार्क करते हो तो टी के लिए मूवमेंट डाउनवर्ड होनी चाहिए या अपवर्ड होनी चाहिए? Wait, I have a question. Won't it be like this, following the wave? हाँ, My bad. लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो Ah, right. Okay. हमें सिर्फ अप एंड डाउन में से ही सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि हम पार्टिकल को अप एंड डाउन कंसिडर कर सकते हैं वाइब्रेशन वाइज। हाँ, एनर्जी फॉरवर्ड ट्रांसफर होगी, वेव फॉरवर्ड ट्रांसफर होगी, बट पार्टिकल्स को उसके साथ हमने नहीं लेकर जाना, तो इस वजह से।
I think you would go up. अपवर्ड। Yeah. ओके, तो यहाँ पर जो गिवन डायग्राम है उसके अकॉर्डिंगली आप कह रहे हो कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर आप एम्पलीट्यूड की वजह से ये मार्क करो। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ पर होता तो उसके लिए हम मूवमेंट क्या कंसिडर करते? उसके लिए फिर हम यही कंसिडर करते कि पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है। ठीक है, और अगर आप ये पॉइंट कंसिडर करते हो तो यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि पार्टिकल की वाइब्रेशन मैक्सिमम डाउनवर्ड है। ठीक है, और अब ये वाला पॉइंट जो है वो आपके पास टू वेव्स के बाद मिल रहा है, मतलब यहाँ पे दो वेव्स कंप्लीट हो रही हैं और इस पॉइंट पर जो है वो वेव अपवर्ड जा रही है। ठीक है, ऑलरेडी जो है वो मैक्सिमम क्रस्ट की तरफ जा रही है। तो इसके बाद जो इसकी मूवमेंट होगी पार्टिकल की वो डाउनवर्ड होगी, तो यहाँ पर हम इसे डाउनवर्ड मार्क करेंगे। ठीक है, Wait, so can you explain why again? क्योंकि आपके पास जो पूरी वेव का ट्रैवल होगा, ठीक है, पहले वो यहाँ से मैक्सिमम अपवर्ड पे जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से डाउनवर्ड पे आया, और फिर यहाँ से अपवर्ड पे गया, फिर यहाँ पे डाउनवर्ड पे आया, और यहाँ से फिर से वो अपवर्ड पे गया है। ठीक है, अच्छा, अब अगर पॉइंट टी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो वो आपके पास जो डायग्राम गिवन है उसके साथ उसी डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होगी, जैसे सारे पार्टिकल उसके वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे पॉइंट आर है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो मैक्सिमम अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंसिडर करते हो पॉइंट टी को, तो टी की वाइब्रेशन जो है वो उसके ऑपोजिट होगी। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल आर जो है वो अपवर्ड वाइब्रेट कर रहा है, अगर टी भी अपवर्ड वाइब्रेट करेगा तो दोनों की ओरिएंटेशन में डिफरेंस क्यों है फिर? ठीक है, दोनों की ओरिएंटेशन आपके पास सेम होनी चाहिए थी। तो इस वजह से यहाँ पर जो पार्टिकल टी की वाइब्रेशन होगी वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जब यहाँ पर टाइम की वैल्यू इंक्रीज होगी थोड़ी सी, फिर उसकी मूवमेंट अपवर्ड हो जाएगी। Ah, okay. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर अपवर्ड होती तो ये भी सेम आर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप अपवर्ड मार्क करते हो तो फिर आर और इस टी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों एग्जैक्टली exactly एक जैसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। Okay, sir. और सी पार्ट है, दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन आर एंड टी इज 0.62 सेंटीमीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है, द स्पीड ऑफ द वेव इज 0.27 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और उन्होंने सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लेंथ बताई है कि 0.62 सेंटीमीटर्स है आर और टी के बीच में। ये वेवलेंथ नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ आपको पता है कि क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ होता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक क्रस्ट है, और मतलब उसके साथ कंसेक्यूटिव क्रस्ट होने से पहले ही वेव को हमने कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप इसकी काउंटिंग करते हो, तो जैसे हम स्टैंडिंग वेव्स में काउंटिंग करते हैं नॉर्मली, तो ये इसका 1/4 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपको दो 1/4 पार्ट और मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वेव के 3 कंपोनेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब अगर हम वेव को 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे आपके पास टोटल 4 कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, वन वेव में एक क्रस्ट और एक ट्रफ, और इसमें 4 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। अब इसमें से एक कंपोनेंट मिसिंग है, मतलब वो हमारे डिस्टेंस में कवर नहीं हो रहा, तो सिर्फ 3 कंपोनेंट्स कवर हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वेव है, मतलब वन वेव कंप्लीट होनी चाहिए लैम्डा के इक्वल, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 कंपोनेंट्स कवर हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप इसे कंप्लीट वेव के बजाय क्या कंसिडर करोगे? 3 लैम्डा बाय 4। ठीक है, और 3 लैम्डा बाय 4 इस वजह से क्योंकि आपके पास हर कंपोनेंट लैम्डा बाय 4 का होगा।
ठीक है, मतलब हमने एक वेवलेंथ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनमें से 3 पार्ट्स मिल गए, लेकिन फोर्थ पार्ट हमारे पास इस डिस्टेंस में अवेलेबल नहीं है, तो उसे हम काउंटिंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सिर्फ 3 कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, तो इन तीनों की काउंटिंग जब आप करोगे तो वो 3 λ/4 बनेगी। तो ये जो लेंथ है, इसमें सिर्फ 3 λ/4 वेवलेंथ कवर हो रही है। और ये जैसे हम स्टैंडिंग वेव्स में काउंटिंग करते थे, सेम उसी तरह से आप काउंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके ये फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि सबसे इजी मेथड यही है। आप कोई और कैलकुलेशन करोगे, मतलब उससे भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। स्टैंडिंग वेव्स में हमने कॉन्सेप्ट किया है, तो सेम आप वही अप्लाई कर लो, सबसे इजी है। आप वेव्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फिर उसमें से काउंट कर लो कि कितनी वेव्स हमारे पास कंप्लीट हो रही है, 60 70 80% जितनी भी कंप्लीट हो रही है, उसको आप कैलकुलेशन में यूज कर लो। तो लैम्डा की वैल्यू होगी ×4 डिवाइडेड बाय 3, 0.826, राउंड ऑफ 0.83 लिख सकते हैं हम। और ये सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 8.3। और अब आप v=f λ यूज करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मेन तो हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी। (32.5), राउंड ऑफ 32 हर्ट्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और डी पार्ट है, द वेव इज अ वाटर वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ डिपर S1। ये जो वेव रिप्रेजेंट की है, ये वाटर वेव है जो एक डिपर S1 से प्रोड्यूस की गई है, मतलब वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहा है और उसके रिजल्ट में आपको ये वेव्स मिल रही है रिपल टैंक में। उसके जैसा एक और डिपर है, उसके साथ थोड़े डिस्टेंस पे लगा हुआ है, उसमें भी सेम टाइप की वाइब्रेशन हो रही है, और वो दोनों इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए सेम होना जरूरी है। तो द वेव क्रस्ट फ्रॉम ईच सोर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस। तो जो सॉलिड लाइंस है वो क्रस्ट है, और जो आपके पास ब्रेकिंग लाइन है यहाँ पर डॉटेड लाइन की फॉर्म में, वो या डैश्ड लाइन आप कह सकते हो, उससे उन्होंने ट्रफ को रिप्रेजेंट किया है। और उसके बाद वो कह रहे हैं एट पॉइंट पी इन फिगर 4.3, वेव फ्रॉम S1 हैज सेम एम्पलीट्यूड ए एज द वेव फ्रॉम S2। तो एक पॉइंट पी उन्होंने मार्क किया हुआ है यहाँ बीच में डायग्राम में, उस डायग्राम पे वो कह रहे हैं कि दोनों की तरफ से जो एम्पलीट्यूड होगा दोनों वेव्स का, वो सेम है बिल्कुल। और डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव एट पी। तो दोनों की आपने रिजल्टेंट बताने के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको क्या मिलेगा। ठीक है, और ये कंप्लीट आपने इसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है 3 मार्क्स के लिए। तो पॉइंट उन्होंने आपको बता दिया है यहाँ पर, और उस पॉइंट पर आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट वेव वन का वेव टू के किस कंपोनेंट्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान सा उन्होंने ऑलरेडी बताया था कि रेगुलर लाइन जो है वो क्रस्ट के लिए, और
जो डॉटेड लाइन है वो ट्रफ के लिए। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंबाइन हो रहे हैं बेसिकली। यानी जो S1 है, S1 का जो है वो ट्रफ है, और S2 का क्रस्ट है। ठीक है, S1 की तरफ से ट्रफ जा रहा है, और S2 की तरफ से, S1 की तरफ से ट्रफ है और S2 की तरफ से क्रस्ट है। ठीक है, वैसे ये बताना ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, अगर बता दे तो आपके लिए ये हो जाएगा कि आपको डायग्राम में रीड करना आसान हो रहा है। और क्योंकि ये वेव, ये क्रस्ट यहाँ से बन रहा है और डॉटेड लाइन यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर ट्रफ जो प्रोड्यूस हो रहा है एट पॉइंट P, ट्रफ इज प्रोड्यूस्ड बाय डिपर S1, क्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिपर S2, waves from S1 and S2 superpose each other at point P, destructive interference। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और एम्पलीट्यूड जो होगा वो डेफिनेटली जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपने डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन से आंसर लिखना था, इसमें कुछ इतना हमें मैथमेटिकल नहीं करना पड़ा। तो ये वाला पार्ट इजी था। उसके बाद वेव का ये क्वेश्चन था। इसके अलावा शायद एक ही क्वेश्चन है। हाँ, इससे पहले वाला तो फोर्सेस का है। ओके, तो और नेक्स्ट जो है फिर इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में आपने सेकंड लॉ को सबसे पहले स्टेट करना है। सेकंड लॉ वोल्टेज वाला है, KVL पहले भी हमने लिखा था ऑलरेडी। तो आप एग्जैक्टली वही कॉपी पेस्ट कर लोगे। ठीक है, वोल्टेज लॉ कि आपके पास एक क्लोज लूप में जो EMF होता है वो सारे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है स्टेट द कंजर्वेशन लॉ दैट गिव राइजेस टू किरचॉफ सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्योंकि वोल्टेज का है, वोल्टेज फॉर्म ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ये भी हमने नोट्स में लिखा था। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बी पार्ट, अ सर्किट कंटेन्स अ सेल ऑफ इंटरनल
रेजिस्टेंस R एंड टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एज शोन इन फिगर 5.1। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और उसके साथ दो रेजिस्टर और भी हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू रेजिस्टर्स इज V, करंट इन द सेल इज I। और सबसे पहले आपने यूज किरचॉफ्स लॉ टू शो दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट इज गिवन बाय इक्वल्स टू दिस। अच्छा, उन्होंने किरचॉफ्स लॉ का रेफरेंस दिया है। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ पर सिंपल आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की डेरिवेशन करनी है। ठीक है, नोट्स में लिखी हुई है, एज इट इज कॉपी पेस्ट होगी। किरचॉफ्स लॉ का रेफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि हम उसमें ये लिखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों रेजिस्टर का, क्योंकि सर्किट में जो दो रेजिस्टर अभी हमने देखे वो पैरेलल कंबाइन थे। तो हम उसमें ये लिखते हैं कि जो टोटल आपके पास ईएमएफ होगा वो इन दोनों वोल्टेजेस के इक्वल होगा। और यहाँ पर आप करंट का रेफरेंस दे सकते हो, और करंट की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, सॉरी पैरेलल में जो है वो वोल्टेज सेम होता है और करंट की वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाएगी। ये दोनों पैरेलल कंबाइन है, तो वोल्टेज की वैल्यू सेम कंसिडर करेंगे और करंट की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। इसमें करंट वाला लॉ अप्लाई करते हैं कि जितना करंट इनपुट हो रहा है उतना ही आउटपुट होगा। तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू R1 R2। वी कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस ये इक्वेशन प्रूफ करनी होती है। ठीक है, और सेम जो है वो हमने डेरिवेशन में भी इसी तरह से डिस्कस किया है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ईएमएफ ऑफ द सेल इज 1.5 वोल्ट। और व्हेन द वैल्यूज ऑफ R1 and R2 are 10 ohms and 15 ohms respectively, the potential difference measured by the voltmeter is 1.38 volt। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर उन्होंने दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी 10 और 15। ठीक है, R1 की 10, R2 की 15, और पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर किया वोल्ट मीटर ने वो 1.38। अच्छा, वैसे वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, और इसने 1.38 नोट किया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम जाएगा, और इसके अलावा हमें कोई और वैल्यू फिलहाल ऊपर तो नहीं गिवन थी, तो सारी वैल्यूज उन्होंने यहीं पर दी है। तो टोटल ईएमएफ था 1.5, जिसमें से वोल्ट मीटर 1.38 रीड कर रहा है। इसका मतलब है जो बाकी वोल्टेज है वो इंटरनल के पास जा रहा होगा, जो कि उसने वेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज प्लस जो पोटेंशियल डिफरेंस बाकी वोल्ट मीटर आपको दे रहा है वो इक्वल्स टू ईएमएफ। ठीक है, तो इसमें से जो वैल्यू है 1.38 वो वोल्ट मीटर ने ली है, और बाकी जो वैल्यू है वो चली जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस के पास। और जब आप इन दोनों रेजिस्टर्स को, पैरेलल रेजिस्टर्स को कंबाइन कर लोगे, तो पैरेलल रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के बाद आपको एक दोनों का कंबाइन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में दोनों के पास वोल्टेज एक जैसा ही आएगा। ठीक है, और बाकी जो आई आर की वैल्यू है इसमें से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ तो आपको पता है। अब हमें करंट की वैल्यू सिर्फ नहीं पता। ठीक है, तो हम पहले करंट की वैल्यू को इसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें दोनों सर्किट का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो हम पहले दोनों सर्किट का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं रेजिस्टर्स का।
एक की वैल्यू है 1/10, एक की वैल्यू है 1/15। 5.88 आंसर आ रहा है, राउंड ऑफ 6 कर सकते हैं हम। तो अब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और आपने करंट की वैल्यू कैलकुलेट की है 0.23। सही है बिल्कुल। ठीक है, और करंट की वैल्यू V इज इक्वल्स टू IR से कर सकते हैं हम। क्योंकि दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, अब तो एक ही रजिस्टर बन जाएगा, करंट की वैल्यू सेम जाएगी। और फाइनली इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके R की वैल्यू मिल जाएगी। .52। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कंप्लीट हो गई। ठीक है, इजी था, यहाँ तक भी इतना मुश्किल नहीं था। और उसके बाद एक थर्ड रेजिस्टर है, वो भी आपने पैरेलल में ऐड कर दिया R1 R2 के साथ। अब आपने इसका इफेक्ट एक्सप्लेन करना है कि जो करंट इन द सेल है उस पे कोई चेंज आएगा या नहीं। ठीक है, क्योंकि अब आपने एक और रेजिस्टर पैरेलल में कंबाइन किया है। अच्छा, वैसे पैरेलल में आपको पता है कि जब पैरेलल में आप कनेक्ट करते जाते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि रेसिप्रोकल रिजल्ट आपको यही शो करता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी, बल्कि आपने चेक भी किया कि दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन किया, उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू उनके इंडिविजुअल वैल्यू से भी काफ़ी कम आई है। तो अगर आप तीन को कंबाइन कर दोगे और उसकी भी वैल्यू ऑलमोस्ट इनके बराबर हो तो वैल्यू और जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ओवरऑल सर्किट की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम हो जाएगी पहले से भी। और जैसे हमने यहाँ पे करंट कैलकुलेट किया था तो करंट की वैल्यू आई थी 0.23। तो इसके बाद वाले जो सर्किट की बात हो रही है, जब हम तीन रेजिस्टर्स लगाएंगे तो उसमें करंट की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि ईएमएफ तो हमें उतना ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस, क्योंकि पैरेलल में डिक्रीज ही होती है हमारे पास। और ईएमएफ क्योंकि हमें सेम ही मिल रहा है। तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए। और इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर।
तो जो वोल्ट मीटर पहले पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा था, अब उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये आपने बताना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये ईएमएफ माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस से हमें मिल रहा था। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप पूरे सेटअप को देखो, तो आपका जो सर्किट है बेसिकली उसमें रेजिस्टेंस ओवरऑल डिक्रीज हुई है। ठीक है। ईएमएफ इक्वल होता है जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है प्लस वोल्टेज ऑफ इंटरनल। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली बात तो ये करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो करंट इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास ओवरऑल जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थी वो कम हो गई थी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये हुआ कि वो वोल्टेज भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और ज्यादा जो वोल्टेज की अब वैल्यू होगी वो क्योंकि अब इस पूरे सर्किट में सिर्फ एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक और चीज, मतलब एक और कंपोनेंट है जो कि वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। तो ये दो रेजिस्टर पहले थे, इसमें एक और कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो एक और कनेक्ट करने के बाद भी वैल्यू आपके पास कम ही हो रही है पहले से। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, इनकी तरफ से जो वोल्टेज था वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये बढ़ जाएगी, क्योंकि ईएमएफ तो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है। तो ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट है, और इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस कम है, इनका वोल्टेज कम हो रहा है, तो वोल्ट मीटर भी आपको रीडिंग पहले से कम दिखाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है उसका वोल्टेज शेयर कम हुआ है, तो जो चेंज आएगा वो डेफिनेटली इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ चला जाएगा। हेंस पोटेंशियल डिफरेंस measured by voltmeter decreases। ठीक है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें मतलब डिफरेंट कुछ इतना नहीं था, जो हमने प्रीवियस इसके टॉपिकल्स में से क्वेश्चंस करे थे उसमें भी मोस्टली क्वेश्चंस इसी तरह के थे। मतलब स्टार्टिंग में एक दो पार्ट कैलकुलेशन, और लास्ट में फिर जो भी कंपोनेंट था उसके रेफरेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो 24 में भी इतना मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें से। वेव का भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया और ज़्यादा डिटेल भी नहीं दिया, थर्ड वेरिएंट में बेसिकली। इसके अलावा भी दो वेरिएंट्स हैं, उनके क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें स्टैंडिंग वेव है, तो इसका क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है उससे, उसमें प्रोग्रेसिव थी, इसमें स्टैंडिंग है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पी क्यू हैज अ लेंथ ऑफ
1.2 meter, one end of the string is attached to a vibration generator and the other end is attached to the wall as shown in figure 5.1. तो सिंपल यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनेगी, सेम वही कॉन्सेप्ट होगा कि एक वेव फॉरवर्ड जाएगी, वॉल से कोलाइड करके रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, फिर जो दूसरी वेव फॉरवर्ड जा रही थी वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगी और उसमें आपको स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है। और ये वाला पार्ट हमने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन में किया था। एक मिनट में उसी में से आपको रेफरेंस दिखा भी देता हूँ, क्योंकि इसमें सेम आपने लिखना वही है कि एक वेव प्रोग्रेसिव, मतलब जो वेव है आपके पास फॉरवर्ड जनरेट हो रही थी वो फॉरवर्ड जाएगी और जब वो रिफ्लेक्ट होकर वॉल से वापस आएगी तो उसकी रिजल्ट में एक रिफ्लेक्टेड वेव जो वापस आ रही है और एक दूसरी वेव जो फॉरवर्ड जनरेट होकर जा रही है, तो वो दोनों एक पॉइंट पर आकर मीट करेंगे जिसके रिजल्ट में आपको स्टैंडिंग वेव मिलेगी। तो ये हमने इस वाले क्वेश्चन में भी लिखा था। ये क्वेश्चन है 22 का। इसमें भी सेम यही सिनेरियो था, एक्सप्लेन हाउ द स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रिंग। इसमें भी स्ट्रिंग इसी तरह का था जिसको आपने दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स किया था। तो सेम यही पार्ट आपके पास मई जून 22 पेपर 2 वेरिएंट 1। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा था एग्जैक्टली सेम चीज़ आपने कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। ओके। बी पार्ट है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव एज शोन इन फिगर 5.2। अच्छा, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है और वेवलेंथ के लिए हमें पहले वेव को चेक करना होगा कि इसमें कितनी काउंटिंग्स बन रही हैं। तो ये उन्होंने वेव दी है आपको और इसकी अगर आप रिफ्लेक्टेड वेव बनाते हो इस तरह से, ठीक है, तो इस रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको मतलब जो वेव्स मिलेगी उसकी काउंटिंग करनी है कि कितनी कंप्लीट हो रही है। ठीक है। यहाँ पर भी जो काउंटिंग होगी वो आप इस तरह से करोगे कि जैसे आपको क्रस्ट और एक और क्रस्ट, ठीक है, यानी आपको 1.5 वेव मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास तीन हाफ वेव के कंपोनेंट्स है, तो 3 λ/2। और इसकी टोटल लेंथ जो है वो उन्होंने कितनी दी थी, 1.2। तो 1.2 लेंथ में इतनी वेवलेंथ कवर हो रही है। तो यहाँ पर आप सिंपल इस कैलकुलेशन से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, 0.8। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। उसके बाद है ऑन फिगर 5.3 शो दैट द स्टेशनरी वेव at time t is equals to 0 when all points on the wave are at their maximum displacement। तो सारे पॉइंट्स अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। टाइम पीरियड जो है वो 0.16 सेकेंड्स का है। ऑन 5.3 sketch the shape of the stationary wave at time t is equals to 0.24 seconds। तो 0.24 सेकेंड्स का मतलब ये हुआ कि टाइम था पहले 0.16, इसमें एक वेव कंप्लीट हो रही है। तो 0.24 को अगर इससे डिवाइड किया जाए तो 1.5, यानी 1.5 वेव बननी चाहिए। ये जो उन्होंने टाइम दिया है तो इस टाइम के अकॉर्डिंग 1.5 वेव बननी चाहिए। ठीक है। और 1.5 वेव का मतलब अगर 1 होगी तो बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे उन्होंने दिखाई है। ठीक है, अगर सिर्फ एक वेव बनती
तो वो एग्जैक्टली ऐसी होती जैसे उन्होंने आपको दिखाई है। और 1.5 का मतलब ये हुआ कि अ, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वन वेव एग्जैक्टली ऐसे बनेगी, और हाफ का मतलब है यहाँ पर अभी क्रस्ट है तो नेक्स्ट हाफ में ट्रफ आएगा। तो ये वेव बननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब वेव कंप्लीट होगी तो वो उसी पोजीशन में आ जाएगी जैसे वो पहले थी। ठीक है, वाइब्रेट होकर सेम उसी पोजीशन में आ जाएगी जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो 1.5 का मतलब है कि वन वेव कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद हाफ मूवमेंट का मतलब ये कि नेक्स्ट फेज की तरफ चली जाएगी वो। पहले क्रस्ट था, अब वो ट्रफ की तरफ चली जाएगी। और डी पार्ट है पॉइंट्स आर एंड टी ऑन द स्ट्रिंग आर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर अपार्ट। फिर से सेम उसी तरह का सिनेरियो है कि दो पॉइंट्स है और वो 0.3 मीटर्स अपार्ट हैं। स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशंस ऑफ पॉइंट आर एंड टी। तो इनका आपने फिर से सेम वही फेज डिफरेंस को मार्क करना है कि कितना होगा। ठीक है, और फेज डिफरेंस के साथ साथ इसमें फिर स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। तो ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट उन्होंने सेम उसी पैटर्न पे दिया है। ठीक है, जैसे पहले था। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हो तो यहाँ पर पॉइंट टी जो है वो नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, और ये अभी बिल्कुल ट्रफ की तरफ आया नहीं है। ठीक है, ये अभी बिल्कुल ट्रफ की तरफ वाइब्रेट करके आएगा, और ये ऊपर की तरफ है। तो दोनों में जो फेज डिफरेंस बन रहा है वो 180 का बनेगा। वो इस तरह की एक्सप्लेन हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आर जो है वो अपनी मैक्सिमम पीक पर है अपवर्ड। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर आप टी पॉइंट की बात करो तो टी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ट्रफ को। क्योंकि अगर आप इस वेव को डिवाइड करते हो जैसे मीन पोजीशन के अकॉर्डिंगली, तो मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग ये यहाँ से आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते हो, जिससे आपको मीन पोजीशन मिल जाएगी। और अब आप इसकी मार्किंग्स देखोगे तो आर पार्ट जो है वो क्रस्ट की तरफ है, और टी पार्ट जो है वो ट्रफ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आर और टी, इन दोनों का जो डिफरेंस है हमने अलग अलग लिया है। मतलब आर के साथ अगर आप एग्जैक्टली ये पॉइंट कंपेयर करते। Oh, is this a stationary wave? हाँ, ये स्टेशनरी है, Oh, okay, okay, I understand. इस वजह से। और उसके अलावा जो स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड में अब हम सेम वही सिनेरियो यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 0.3 मीटर्स है। और उसके अलावा इन्होंने एक टाइम की वैल्यू भी बताई थी, 0.16। तो टाइम की वैल्यू से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे इस बार। लैम्डा की वैल्यू थी 0.8। 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसी तरह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल्ड नहीं दिए इन्होंने। इसमें फर्स्ट लॉ पूछा है, उसमें सेकंड लॉ पूछा था। फर्स्ट लॉ करंट का था, KCL। सेम उसी तरह से रजिस्टर्स हैं, उसमें पैरेलल में कंबाइन थे या सीरीज में कंबाइन है। ठीक है, तो आपको एक और सेम क्वेश्चन की एक दूसरी वेरिएशन मिल गई कि अगर आपके पास दो रजिस्टर सीरीज में होते उसी केस में तो हम क्या करते। तो यहाँ पर सेम फर्स्ट पार्ट भी उन्होंने उसी फॉर्म में दिया है।
अब सीरीज का जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो आपने सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है। और सीरीज में आपको पता है कि करंट की वैल्यू सेम होती है, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। और आई की वैल्यू कैंसिल आउट होने के बाद ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इजी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था ये भी। और सी पार्ट में है द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 1.5 वोल्ट। और सेम वही वैल्यूज दी है रेजिस्टेंस की, बस सीरीज में है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दिया। और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस उसी तरह से आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो बस डिफरेंस इस बार ये है कि कॉम्बिनेशंस अलग अलग हैं। इक्वेशन सेम वही रहेगी। और इसमें से पहले करंट की वैल्यू जैसे हमने लास्ट निकाली थी, क्योंकि रजिस्टर इस बार सीरीज में तो सिंपल ऐड अप होके 25 हो जाएंगे। सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल सीरीज की लेंगे। 25 से डिवाइड कर देंगे करंट की वैल्यू। 0.054 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। और फाइनल आंसर 2.77, राउंड ऑफ 2.78। और 2.8 भी लिख सकते हैं हम इसे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो पैटर्न सेम वही था। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का कर दिया, बाकी सब चीज़ें सेम। इसके अलावा पार्ट डी है। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R3, उसे आपने सर्किट में ऐड कर दिया, लेकिन इस बार उसका कॉम्बिनेशन अलग है। पहले वाले में पैरेलल ज्वाइन किया था, यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन दो सीरीज के साथ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। और सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि करंट में क्या डिफरेंस आएगा आपके पास। अच्छा, पहले जो रेजिस्टेंस थी वो थी ज़्यादा, मतलब ऐड करने पर वो वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। तो वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि अब उस रेजिस्टर के साथ अगर आप एक रेजिस्टर और लगा दो, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके आप एक बनाते हो अगर, इसके साथ एक और अगर पैरेलल में आ जाए, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। इसका मतलब है करंट इंक्रीज हो जाना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस, क्योंकि ईएमएफ कांस्टेंट था। ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल की बात हो रही है।
तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, क्योंकि करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टर, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और ईएमएफ अभी भी सेम वही कांस्टेंट था, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। सेम वही एग्जैक्ट इक्वेशन, सेम वही रेफरेंस यूज करना है, प्रीवियस क्वेश्चन वाला। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसमें इजी क्वेश्चंस थे, मुश्किल नहीं थे ज़्यादा। और बाकी ये है कि इसके थर्ड वेरिएंट में भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। प्लस अब इसमें जो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, उसमें पहले पार्टिकल फिजिक्स को जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ताकि पार्टिकल फिजिक्स भी ऐड हो जाए। और पार्टिकल फिजिक्स के फिर क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम फर्स्ट चैप्टर को भी इसके साथ इंक्लूड करेंगे, तो इस तरह से आपके पास टोटल 4 चैप्टर्स हो जाएंगे। एक 3 लास्ट के और एक स्टार्ट का। फिर उसके बाद जो है वो सिर्फ फोर्सेस रह जाएगा, फिर फोर्सेस को हम कंबाइन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।